आज हम पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता पर्वत प्रदेश में पावस के पठित काव्यांश। कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम के नोट्स मेरी पुस्तक समाधान में उपलब्ध हैं। यह पुस्तक अमेज़ॉन एवं सर्वभाषा.in पर उपलब्ध है और कक्षा 10 के संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित नोट्स आप मेरी वेबसाइट www.madhukalash.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। पहला काव्यांश है। पावस ऋतु थी, पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। विद्यार्थी ध्यान दें, इस काव्यांश से संबंधित जितने प्रश्न नीचे दिए गए होंगे उन सभी के उत्तर इस काव्यांश में दिए गए हैं। तो इस काव्यांश के अर्थ को समझना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस काव्यांश का अर्थ समझते हैं तो इससे संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न है, पर्वत प्रदेश में पावस कविता के कवि कौन हैं? क मैथिली शरण गुप्त, ख सुमित्रा नंदन पंत, ग महादेवी वर्मा, घ कैफी आजमी। और इसका सही उत्तर है ख सुमित्रा नंदन पंत। विद्यार्थी ध्यान दें कि जितनी भी कविताएं आपके पुस्तक में दी गई हैं उन सभी के कवियों के नाम ज़रूर याद करें। प्रश्न 2, उपरोक्त पंक्तियों में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? क ग्रीष्म ऋतु, ख वर्षा ऋतु, ग शरद ऋतु, घ शिशिर ऋतु। और आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर है ख वर्षा ऋतु। इस कविता में वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रश्न 3, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? क बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों जैसे लगते हैं, ख बहुत सारे फूल खिलते हैं, ग बादल आकर्षक लगते हैं, घ सभी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है घ सभी। प्रश्न 4, पर्वत का आकार कैसा है? क ढालदार, ख मोती की लड़ियों जैसा, ग दर्पण सा, घ करघनी के आकार के समान। और इसका सही उत्तर है करघनी के आकार के समान। प्रश्न 5, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है? क करघनी के समान गोल, ख गोल सा, ग धरती के समान गोल, घ चांद के समान गोल। और इसका सही उत्तर है क करघनी के समान गोल। प्रश्न 6, मेखलाकार शब्द का प्रयोग कवि ने क्यों किया है? क पर्वत की विशालता और प्रकृति की सुंदरता दर्शाने के लिए, ख विशालता दिखाने के लिए, ग सुंदरता दिखाने के लिए, घ सुंदरता की विशालता दिखाने के लिए। और इसका सही उत्तर है क पर्वत की विशालता और प्रकृति की सुंदरता दर्शाने के लिए। प्रश्न 7, पर्वत तालाब में स्वयं को किससे देख रहा है? क मेखलाकार से, ख मोती की लड़ियों से, ग पुष्प रूपी नेत्रों से, घ करघनी से। और इसका सही उत्तर है पुष्प रूपी नेत्रों से। काव्यांश की चौथी पंक्ति में दिया गया है अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अर्थात अपने हजारों फूल रूपी आँखों से। प्रश्न 8, सहस्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है? क हजारों पुष्प, ख हजारों फूल रूपी आँखें, ग हजारों आँखें, घ आँखों के लिए। और इसका सही उत्तर है ख हजारों पुष्प रूपी आँखें। सहस्र का अर्थ है हजार, दृग का अर्थ है आँखें और सुमन का अर्थ है फूल। तो इसका सही उत्तर हुआ हजारों पुष्प रूपी आँखें। प्रश्न 9, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है? क दर्पण से, ख पानी से, ग जल से, घ सरोवर से। और इसका सही उत्तर है क दर्पण से। प्रश्न 10, कवि ने तालाब को दर्पण जैसा क्यों कहा है? क क्योंकि दोनों पारदर्शी हैं, ख दोनों में इंसान चेहरा देख सकता है, ग कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए, घ सभी। और इसका सही उत्तर है घ सभी। कविता का दूसरा काव्यांश है, गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। विद्यार्थियों को काव्यांश की व्याख्या जरूर आनी चाहिए प्रश्नों के उत्तर देने से पहले। पहला प्रश्न है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? क पर्वत का, ख पर्वत की ऊंचाई का, ग पर्वत की उच्चता और महानता का, घ पर्वत की उच्चता का। और इसका सही उत्तर है क
पर्वत का। प्रश्न 2, बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? क आंसुओं से, ख फूलों से, ग मोतियों की लड़ियों से, घ हारों से। और इसका सही उत्तर है मोतियों की लड़ियों से। प्रश्न 3, पर्वत के हृदय से उठकर वृक्ष किसको देख रहे हैं? क आसमान को, ख तारों को, ग सूरज को, घ चांद को। और इसका सही उत्तर है क आसमान को। प्रश्न 4, पर्वत के हृदय से उठकर वृक्ष आसमान की ओर क्यों देख रहे हैं? क क्योंकि वे आसमान को निहार रहे हैं, ख क्योंकि उनको ऊपर देखना अच्छा लगता है, ग क्योंकि वे भी आसमान की तरह ऊंचा उठना चाहते हैं, घ क्योंकि वे सीधे खड़े हैं। और इसका सही उत्तर है ग क्योंकि वे भी आसमान की तरह ऊंचा उठना चाहते हैं। प्रश्न 5, कविता में शाल किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क ओढ़ने का गर्म कपड़ा, ख एक किस्म की लकड़ी, ग एक प्रकार का वृक्ष, घ एक पहाड़ का नाम। और इसका सही उत्तर है एक प्रकार का वृक्ष। प्रश्न 6, सभय का उचित विलोम होगा? क भयहीन, ख निर्भय, ग भयमुक्त, घ भययुक्त। और इसका सही उत्तर है ख निर्भय। प्रश्न 7, ऊंचे वृक्ष किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? क शांति को, ख ऊंचे लक्ष्य को, ग सभी, घ मन की शांति को। और इसका सही उत्तर है ख ऊंचे लक्ष्य को। प्रश्न 8, शाल के वृक्ष धरती में क्यों धंस गए? क धरती के हिलने से, ख धरती के घूमने से, ग जानबूझकर, घ वर्षा के भयानक रूप से डरकर। और इसका सही उत्तर है घ वर्षा के भयानक रूप से डरकर। प्रश्न 9, आकांक्षाओं को पाने के लिए किसकी आवश्यकता है? क शांत मन और चित्त की एकाग्रता की, ख एकाग्रता की, ग शांति की, घ ईश्वर की। और इसका सही उत्तर है क शांत मन और चित्त की एकाग्रता की। प्रश्न 10, ऊंचे वृक्ष आसमान की ओर कैसे देख रहे हैं? क प्यार से, ख गुस्से से, ग हंसते हुए, घ एकटक। और इसका सही उत्तर है घ एकटक। कविता का अंतिम काव्यांश है। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धंस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। प्रश्न 1, भूधर शब्द का क्या अर्थ है? क धरती, ख पहाड़, ग बादल, घ गगन। और इसका सही उत्तर है ख पहाड़। प्रश्न 2, रव शेष रहने से क्या आशय है? क केवल शोर बाकी रह जाना, ख केवल पर्वत का अस्तित्व रहना, ग केवल बादलों का आकाश में ठहरना, घ इंद्र का आकाश में विचरण करना। और इसका सही उत्तर है क केवल शोर बाकी रह जाना। प्रश्न 3 है, टूट पड़ा भू पर अंबर से क्या भाव है? क बादल बरस गए, ख बादल फट गया, ग बिजली गिर गई, घ बहुत तेज और मूसलाधार वर्षा हो रही है। इसका सही उत्तर है घ बहुत तेज और मूसलाधार वर्षा हो रही है। पंक्ति है टूट पड़ा भू पर अंबर। भू मतलब धरती और अंबर आसमान। इसका अर्थ है कि धरती पर आसमान टूट पड़ा है। धरती पर आसमान कब टूट पड़ता है? जब बहुत तेज मूसलाधार बारिश होती है। प्रश्न 4, भय के कारण कौन धरती में धंसे हुए प्रतीत हो रहे हैं? क ताल के वृक्ष, ख शाल के वृक्ष, ग घाटियों के वृक्ष, घ आम के वृक्ष, ख शाल के वृक्ष। वास्तव में शाल के वृक्ष धरती में धंसे हुए नहीं हैं, वे केवल ऐसा लग रहा है कि धरती के अंदर धंस गए हैं, क्योंकि कोहरे के कारण, धुंध के कारण वृक्ष दिखाई नहीं दे रहे। प्रश्न 5, अचानक कौन उड़ता हुआ प्रतीत होता है? क झरना, ख बादल, ग पक्षी, घ पहाड़। और इसका सही उत्तर है घ पहाड़। प्रश्न 6, वारिद शब्द का पर्याय कौन सा है? क जलद, ख भूधर, ग मोघ, घ जलज। और इसका सही उत्तर है क जलद। प्रश्न 7, जादू का खेल कौन दिखा रहा है? क भूधर, ख निर्झर, ग इंद्र, घ अंबर। जादू का खेल इंद्र दिखा रहे हैं, क्योंकि इंद्र वर्षा ऋतु के देवता हैं। प्रश्न 8, कवि ने इंद्र किसे कहा है? क बादल को, ख देवता को, ग जल को, घ नारद को। और इसका सही उत्तर है ख देवता को। प्रश्न 9, इंद्रजाल से कवि का क्या आशय है? क बादल से, ख जादूगरी, ग देवता के समूह से, घ वर्षा से। और इसका सही उत्तर है ख जादूगरी।
प्रश्न 10, जलद यान का क्या अर्थ है? क विमान, ख हवाई जहाज, ग बादल रूपी विमान, घ बादल। और इसका सही उत्तर है ग बादल रूपी विमान। प्रश्न 11, जलद यान में विचर विचर का आशय है? क वर्षा रूपी यान में सवार होकर घूमना, ख बादल रूपी यान में सवार होकर घूमना, ग जल्दी जल्दी यान में सवार होकर घूमना, घ हवाई जहाज में सवार होकर घूमना। इसका सही उत्तर है ख बादल रूपी यान में सवार होकर घूमना। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।